जब भी कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही लीडर जब इंतखाबात जीत जाता है तो कहा जाता है कि उन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। ये इल्जामात मेरे नहीं हैं, ये अवाम के इल्जामात, सदियों से, दिहाइयों से, काफी अरसे से ये इल्जामात जो है वो लगते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान नईम मोहम्मद तूफानी। मैंने पहले ये बात कही है कि इंतखाबात होने के बाद लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। जो वादे किए जाते हैं बाद में इंतखाबात जीतने के बाद उनके दफातर के दरवाजे तक नहीं खोले जाते, ये अवाम के इल्जामात लगते हैं। इस सब पे हमारे साथ डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं जिनका नाम राजा वसीम है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ऑफ द कैमरा इन्होंने हमसे बातें की हैं, क्या वजह है, क्यों इनकी नाराजगी अक्सर देखी जाती है वो एमएलए महराज मलिक से होती है। खैर मकदम है आपका चनाब टाइम्स में और जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि इंतखाबात होने के बाद ही आप ऑन कैमरा आना शुरू हो गए और एमएलए डोडा महराज मलिक की मुखालफत करना शुरू कर दी। देखा जाता है कोई भी सियासी जमात इस कदर उनकी मुखालफत नहीं करती, ऐसी क्या वजह है कि आप मुखालफत करना शुरू हो गए? देखो, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों की एक उम्मीद थी। 2014 के बाद इलेक्शन हुए नहीं थे। इलेक्शन 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई तो कुछ टाइम के बाद सरकार टूट गई, गवर्नर राज था। तब गवर्नर राज में तब भी लगता था कि लोगों के कुछ मसले मसाइल हल होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में 3 महीने हो गए, मुसलसल ग्राउंड पे जो लोगों के मुद्दे और मसाइल हैं उन पे कोई भी लीडर बात नहीं करता है। और जो हमारी बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए जीता महराज भाई, तब तक तो वो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन जब जीत के आए लोगों की पहले तो 1-1.5 महीना गायब हो गए। जब उधर से आए तो लोगों की उम्मीदें थी कि जो लोगों के मुश्किलातें थी गरीब लोगों ने ये सोचा था कि हमारा चैदिल लीडर आ गया जिसको हमने जिताया था, वो कुछ मुश्किलातें हल करेगा। जैसे पीएमएवाई केसेस के उनने अपने फेसबुक पे भी बोला था कि टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे मसले हल करूंगा। लेकिन जब डोडा में आए कोई भी बात नहीं हुई। आप वसीम साहब, देखा जाता है कोई भी किसी भी गरीब शख्स हो या अमीर शख्स हो, महराज साहब के द्वारा उनकी जहनियत के हवाले से अगर देखा जाए, उनको लगता है कि लोगों से ज्यादतियां हो रही हैं तो वो हर मुद्दे पे बात करते हैं और आप कहते हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? जैसे घंटाघर पे डंडा उठा के आए, वो एक एमएलए को शोभा देता है? हमने भी हो सकता उनका अपना एक नहीं, अपना नहीं है और आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये चीज बताऊं कि जिस बंदे को कानून साज असेंबली में लोगों ने भेजा कानून बनाने के लिए, अगर उसको इतना दर्द है लोगों का, वो बिल क्यों नहीं लाएगा असेंबली में? उमर साहब को देगा, ये बिल खत्म करो जी, टैक्स नहीं लेना चाहिए। उस पर बात नहीं की, उधर गुलदस्ते लेके जाता तीसरे दिन उमर साहब के पास और इधर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आप मुझे बताओ कि जब लोगों के इजाले नहीं होंगे, लोगों के मकानों के केस नहीं मिलेंगे, उनकी फॉर्मेलिटी कम नहीं होंगी, बिजली किराया कम नहीं होगा। मकानों के हवाले से आपने बात की, नहीं पीएमएवाई की आप बात कर रहे हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, क्योंकि वो अक्सर सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो काफी सारे उन्होंने पहले भी कोशिश की इस मुद्दे पे बात करने की कि डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें रियायत हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उसमें रियायत नहीं हो रही है। वो घंटाघर चौक पे रियायत नहीं मिलेगी, उसको जाना चाहिए डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास, एसीडी को बुलाना चाहिए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के ये मसले हल होंगे। वो डीसी को एक दिन चोर बोलेगा, दूसरे दिन एप्लीकेशन भेजे, डीसी मानेगा उसकी? ये ड्यूटी जम्मू कश्मीर ड्यूटी है। इधर वैसी पावर्स नहीं होती थी एमएलए की जैसे पहले होती थी। उसको जाना चाहिए डीसी के पास। डीसी एक
मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। जब वो एलो करेगा किसी चीफ मिनिस्टर को इधर आना फिर आ सकता है। ऐसे झूठे दावे बदतमीजी करने से लोगों के मसले हल नहीं होंगे। आप मुझे ये बताओ कि खाली 40 ऑटो वालों की बात करता है वो। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जिनकी मुश्किलातें इलाकों में, उसमें तो कोई बात नहीं हुई। एमएलए डोडा चाहते हैं कि गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना। कौन से गरीब लोग उनके साथ? समझ लीजिए, आपने अभी जो बात की है मैं उसी का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। घंटा घर की आप बात कर रहे हो, तमाम उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि जो ऑटो जो ड्राइवर्स हैं उनसे अड्डा ना लिया जाए, ठीक है। आपको क्या इसमें तकलीफ हो रही है? क्यों आप उसकी मुखालिफ से मत जा रहे हैं? जनाब आप मुझे ये बताइए कि कानून किसने बनाई है? सरकार ने कानून बनाई है, बिल पास किया है। उन्होंने जो भी जिस बंदे ने भी वो लिया है टेंडर, उसने तो पैसे खर्चे, खजाने में पैसे जमा किए हैं, फिर जाके उसने टेंडर लिया। ऐसे आपके अलावा कोई सियासी जमात बीच में क्यों नहीं आ रही? डोडा में मर चुके हैं, वो उनकी नजरें बंद हो चुकी है। इधर बीजेपी होनी चाहिए थी सामने, जो दूसरे नंबर पे रहे। वो तो उनका तो पता ही नहीं। मुझे लगता है कि लोग एप्लीकेशन देंगे, उनका लीडर गायब है। एनसी तो हुकूमत में है, वो तो बात ही नहीं करेंगे। वो इस्लाम खतरे में होगा जब दूसरा इलेक्शन आएगा। तो हम लोग जो है, हम पहले से ही गरीब लोगों को उठाने की बात करते हैं। 2002 से लेके और आज तक अब्दुल मजीद वानी साहब ही ऐसी शख्सियत है जिनने गांव को पहचान दिलाई, गांव के लोगों को पहचान दिलाई, हर गांव में लीडर पैदा किए। वो अब्दुल मजीद वानी साहब की देन है। सवाल एक रहेगा, आप कहते हैं कि अब्दुल मजीद वानी साहब की देन है। इस तरह मैंने ये पहले भी नाज़रीन बात की है कि एक मीडिया कर्मी जो होता है उसे किसी भी सियासी जमात के लीडर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। वो तमाम सियासी जो जितने भी लीडर्स होते हैं, सियासी जमात के जो लीडर्स होते हैं, उनके बीच आकर वो बात करते हैं। ना ही वो किसी की मुखालिफ से मत जाते हैं, ना किसी की हिमायत करते हैं। आपने बात की कि अब्दुल मजीद वानी साहब की देन है, तो आखिर क्या वजह रही कि फिर इस इलेक्शन की अगर हम बात करें उनको हार का सामना करना पड़ा? देखो, मजीद साहब ने इस बार इलेक्शन हारा। लोगों ने, नौजवान नस्लें जो थी, जो 2002 में पैदा नहीं हुई, 2014 में वो दूध पी रहे थे, और जब इलेक्शन का टाइम आया वो 20 साल के लड़के थे। उनको पता नहीं था कि अब्दुल मजीद वानी साहब ने क्या इनकलाब लाया था डोडा में। आप उनके वर्कर हैं, आपको चाहिए था लोगों के बीच बातें लाना। हम गए, लेकिन लोगों की चाहत थी, महाराज के झूठ पे वो विलिंग हो गए और उसको मौका दिया। अगर मौका दिया तो उसको उन लोगों का काम करना चाहिए जैसे हमने काम किए थे 2002 से पहले। आप रोडों की बात करोगे, रोड कहां तक थी, तहसीलें, मैं इस वक्त गिन नहीं पाऊंगा कि अब्दुल मजीद वानी साहब ने कितने काम किए हैं। वो हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अब्दुल मजीद वानी साहब के काम दोबारा कर सकते इस कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले अब्दुल मजीद वानी साहब कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गुलाम नबी आजाद साहब भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। क्या मजीद, क्योंकि आप उस सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या अब्दुल मजीद वानी साहब ने गुलाम नबी आजाद को देखकर उनका साथ दिया या उनकी जमात को देखकर साथ दिया? आखिर क्या वजूहात रही कि उन्होंने कांग्रेस को खैराबाद कहा? आपने सवाल जो पूछा वो गलत पूछा। हम कांग्रेस में नहीं थे। हमने 2002 का इलेक्शन जो लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़ा था, ताला चाबी हमारा निशान था। और कांग्रेस को अब्दुल मजीद वानी साहब की देन है। जब गुलाम नबी, कांग्रेस कहीं ना कहीं मजीद वानी साहब की वजह से चल रही थी। देखो 2002 में जो इलेक्शन हुआ था 100 कुछ वोट लिए थे कांग्रेस के कैंडिडेट ने डोडा असेंबली से। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर आना चाहते थे, उनने मजीद साहब को दावत दी और मजीद साहब और डॉक्टर मनोहर लाल जी और अब्दुल रशीद, मौलवी अब्दुल रशीद साहब बनियाल से 4-5 लोग थे। इनने इकट्ठा होके गुलाम नबी आजाद साहब को साथ दिया और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। हम तो 2004 में कांग्रेस में गए थे। तो 2004 के बाद आज तक जो काम किए हैं कोई भी कर नहीं पाएगा डोडा की कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले भी सरकारें रही और 2014 से आज तक 10 साल हुए। मुझे एक भी कोई काम बताइए भाजपा या और किसी गवर्नर इंतजाम में किया होगा। जैसे मेडिकल कॉलेज, जैसे तहसीलें, ब्लॉक, हर जगह हमने दिए, हर इलाकों में दिए। जैसे कि बागवा में दी थी मजीद साहब ने तहसील, तो कासदीगढ़ वाले लोग नाराज हुए थे।
वो आइए हम हमारे उसमें नहीं पड़ता था, लेकिन मजीद साहब ने उधर भी तासीर दिलवाई। ऐसे ऐसे काम किए थे उन लोगों ने अपने लोगों को ये नहीं बोला था कि आप डंडा उठाओ, डंडा उठा के गाड़ी में रखो तो मारपीट शुरू करो। जो हमने काम किए, मैंने सिर्फ महराज मलिक को सिर्फ 4 काम बोले थे। 4 काम वो ये थे कि पीएमएवाई मकान, उसमें इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सरकार कांग्रेस और एनसी या पीडीपी की सरकार रही थी, जब हम सरकार में थे 108 रुपये किराया होता था, हम वो मांगते हैं। और उसके अलावा जो ये लॉरी अड्डा का मसला चल रहा है, इशू बन गया है, इस पे बिल महराज मलिक उमर साहब को दे, बिल पास करवाए। खाली 20 ऑटो वाले नहीं, पूरी गाड़ी वाले आजाद होंगे अड्डा देने से। तो आपकी मांग क्या रहेगी इस वक्त एमएलए डोडा से, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं और जिस तरह से वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी लोगों के हित में बात करते हैं, तो आप उसके अपोज कर लेते नहीं, हैं? जब लोगों के हित की बात करेगा, उस पे काम होगा, तब मैं बोलूंगा हाँ जी इसने कुछ काम किया। ये चार बिल असेंबली में ले, असेंबली शुरू होने वाली है, मैं सिर्फ छोटे से 4 काम बोलूंगा। बिजली किराया कम कराए, राशन 50 किलो दिलाए हर फैमिली को, उसके अलावा पीएमए ये जो केस दे रहे हैं मकानों के, ये दे, और लॉरी अड्डा जो ये बिल पास करवाए, तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। 3-4 महीनों में क्या आपको बदलाव लगा? बदलाव यही लगा कि नौजवान नस्ल जो है वो आज सीख रहे हैं कि जो तमाशा महराज मलिक ने इस चौक में किया था, वही वो बच्चे फेसबुक पे कर रहे हैं। वो कश्मीरी में बोलते हैं और मुअज्जिन चुगियोत वाले वही तमीज और तहजीब सिखा रहे हैं महराज मलिक नई नस्लों को। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना राजा वसीम साहब ने एमएलए डोडा 52 महराज मलिक साहब के खिलाफ कुछ बातें की जो इन्हें नापसंद है। इनका कहना है कि 3 और 4 महीने इंतखाबात जीतने के बाद अभी तक हो चुके हैं और वो सिर्फ बातें की हैं और अभी तक ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये इनका कहना है। सवालात और जवाबात रहे, आपने तमाम तर बातें सुनी और इनका ये कहना है कि 4 बिल एमएलए डोडा 52 यहाँ पर लाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। देखना ये है क्या वाकईतन वो बिल यहाँ पर आते हैं, वो बिल पास होते हैं या नहीं, अब ये देखना बाकी है। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।